चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने बात करी थी वाइटल विलेजेस और थ्राइविंग टाउन्स के बारे में। ठीक है। उस चैप्टर के अंदर सिर्फ कुछ टर्म्स संगम लिटरेचर और थोड़ा बहुत सांची स्तूपा वगैरह के बारे में दे रखा था। आई होप आपने सब कुछ अटेंड कर लिया होगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं आई ना उसमें आशिमा? बताओ। नहीं ना? तो कोई डाउट तो नहीं ना उस चैप्टर से? मतलब इस चैप्टर पे कंफर्टेबली हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ना? ठीक है। तो चैप्टर 9 के अंदर क्या गिवन है? चैप्टर 9 के अंदर ना ट्रेडर्स, किंग्स और पिलग्रिम्स के बारे में गिवन है। ठीक है। ट्रेडर्स सस्ते में जो सामान खरीद के कई दूसरी जगह पर महंगे में बेचकर अपना मार्जिन मार्जिन निकालते हैं। राजा और तीर्थ यात्री, है ना? कुछ भी हो सकते हैं। पिलग्रिम्स तो मतलब दूर दराज से आए हुए ट्रैवलर्स हो सकते हैं जो रिलीजियस पर्पस के लिए आए हों, या फिर देश में कोई लोग एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हों। ये सारी चीज़ें हम लोग लेकिन डिस्कस कर रहे हैं, याद रखना, एंशंट इंडिया के कंटेक्स्ट के अंदर। ठीक है, ये चीज़ मत भूलना। अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग हमेशा एक स्टोरी के साथ बिगिन करते हैं, तो जगनी जो कि साइड में आपको दिख रही है, ये इसके गांव में एक मेला लगा हुआ है, वहाँ पर जाती है। इसको बड़ा अच्छा लग रहा है वहाँ पर देखना कि किस तरीके से वहाँ पर पॉट्स रखे हुए हैं, पेन्स रखे हुए हैं, शाइनी स्टील मटेरियल के बने हुए, ब्राइट प्लास्टिक बकेट्स हैं वहाँ पर, बाल्टियाँ, ठीक है, कपड़े हैं जिनके ऊपर बहुत बढ़िया फूलों की पत्तियों की डिज़ाइन है। ठीक है। बहुत अच्छे खिलौने हैं लकड़ियों वगैरह के, वो बहुत अच्छे चलने वाले खिलौने। ठीक है, जैसे वो नहीं होता चाबी भर दो जिनमें वो चलते हैं, है ना? ये सारे के सारे जितनी चीज़ें देख रही है, गाँव के मेले में लगी हुई है, लेकिन ये शहरों से आई है। अब कहने का मतलब क्या, राइटर हमारा कंटेक्स्ट बिल्ड करवाने की कोशिश कर रहा है ट्रेडर्स का, है ना? मैंने अभी क्या बताया आपको? सस्ते में कोई सामान खरीद के जो महंगे में बेचे दूसरी जगह पर जाकर, है ना, और अपना मार्जिन निकाले, वो है ट्रेडर। जो मैंने हु स्प्रेड आउट देयर वेयर्स केम इन बसेस, वो मतलब कहने का मतलब है मेले के अंदर जो मतलब ये बर्तन वगैरह और ये जो सामान बेच रहे हैं वेसल्स वगैरह, ये बसेस में अपना सामान रख कर आए थे, और खुद भी बसेस में बैठ कर आए थे। और कुछ जो सामान आया था वो ट्रक के अंदर आया था। ठीक है। और जैसे ही शाम तक मेला ख़त्म हो जाता था तो वापस चले जाते थे ये लोग शहर। ठीक है। लेकिन इसके मन में एक सवाल आता है कि हमेशा चलते क्यों रहते हैं, शहर से रोज आ रहे हैं यहाँ पर, फिर शाम को लौट जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा अचंभित फील होता है। इसकी जो मम्मी होती हैं इसको एक्सप्लेन करती हैं कि बेटा, ये लोग जो चले आते हैं शहर से सुबह और हमारे गांव में आके मेला लगाते हैं, फिर ये अपना सामान लेकर आते हैं और फिर ये यहाँ पर हमें बेचकर वापस शाम को चले जाते हैं, ट्रेडर्स हैं। अब ट्रेडर्स क्या होते हैं? देखो यहाँ पर डेफिनेशन, बहुत प्यारी डेफिनेशन है, इजी डेफिनेशन है। पीपल हु बॉट थिंग्स वेयर दे वर मेड एंड सोल्ड देम एल्सवेयर। ठीक है। ए डेस्टिनेशन पे अगर कोई चीज बनी है और वो बी डेस्टिनेशन में बिकने के लिए जा रही है, जो पर्सन इस एक्टिविटी को कैरी कर रहा है उसको कहेंगे हम लोग ट्रेडर। ए जगह से एक पर्सन ने चीज उठाई जो कि उस चीज का बर्थ प्लेस है, वहां पर वो चीज बनी है, वहां पर वो चीज पैदा हुई है। बी प्लेस पे लाकर उस पर्सन ने सोल्ड कर दी ए प्लेस से बनी हुई चीज को। जिस पर्सन ने ये काम करा वो होता है ट्रेडर। बता दो मुझे, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? हम तो किसी भी चीज को नहीं छोड़ते ना, इसलिए हम लोग इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अब हमें पता कैसे लगता है कि एंशियंट जमाने के अंदर ट्रेड होता होगा और ट्रेडर्स थे? ठीक है। लास्ट चैप्टर के अंदर कल की क्लास में, आई होप आप थे ना, मैं जब ये कर रहा था नर्दन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, है ना? हाँ हाँ, आप थे, है ना? कशिश नहीं थी आई थिंक, है ना? नर्दन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये हमने पढ़ा था ना। ये एक फाइन पॉटरी थी, और इस पॉटरी से मैंने आपको बताया था कटोरे, बर्तने, बोल्स, प्लेट्स वगैरह ये सब बनती थी, है ना? वेसल्स वगैरह ये सब बनते थे, जिसको हम लोग कहते हैं ना वेयर। मैंने आपको एक ब्रॉड डेफिनेशन दी थी कि वेयर के अंदर कुछ भी हो सकता है ना, बोल्स, प्लेट्स वगैरह। ये बड़ी सारी आर्कियोलॉजिकल साइट से जो कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं, हमें इस चीज़ के एविडेंस मिले कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड आउट एक वो था, कल्चर था, है ना? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की पॉटरी का एक स्प्रेडेड आउट कल्चर था, जो कि किसी इक्की तुक्की जगह से नहीं, काफ़ी जगह पर यूज़ होता था, काफ़ी जगह पर फैला हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट को उसके बड़े सारे एविडेंसेस मिले हैं। एविडेंसेस किस किस फॉर्म में मिले हैं? वेयर्स की फॉर्म में मिले हैं, बोल्स की फॉर्म में मिले हैं, प्लेट्स की फॉर्म में मिले हैं। ठीक है। अब आपको वो ये कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि जैसे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हमने पढ़ा था ना, इसको इसलिए ये वाला नाम दिया जाता है क्योंकि ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में डेवलप हुआ था। लेकिन जैसे मतलब मान लो प्लेस ए में ये डेवलप हुआ, ए प्लेस हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि दिल्ली में मिला इसका एविडेंस, फॉर एग्जांपल मान लो।
लेकिन ये बड़ी सारी जगह पर हमें इसके एविडेंसेस देखने को मिल रहे हैं। फिर ये यूपी में भी है, ये सेंट्रल इंडिया तक जाते जाते ये एमपी के अंदर भी है, ये इस साइड जाते जाते ये हमें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर की पॉटरीज ये हमें पंजाब में भी देखने को मिल रही हैं। थोड़ा बहुत साइड ये हमें यहाँ पर ये उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही हैं। ठीक है, इस साइड थोड़ा सा हमें ये बिहार में भी देखने को मिल रही हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? ऐसा पॉसिबल हो पाया कि दिल्ली में कोई चीज़ मिलने वाली इतनी सारी जगह पर स्प्रेडेड है और वो इतनी सारी जगह पर मिल पा रही है। द आंसर इज ड्यू टू ट्रेड। व्यापार होता होगा तभी तो दिल्ली से ये कोई जो चीज़ यहाँ पर अगर बनी है तभी तो वो स्प्रेड आउट होकर इतनी सारी जगह जा रही है ना, कि वो बिहार भी पहुंच पा रही है, यूपी भी पहुंच पा रही है, एमपी भी पहुंच पा रही है, पंजाब भी, उत्तराखंड भी, है ना। ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है ट्रेड की वजह से। ठीक है, तो उसको कौन लेकर जाता था एक जगह से दूसरी जगह, ये कैसे पहुंचती थी? जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, वो इनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे, जहां पर ये बनते थे उस जगह से उठाकर इनको सेल आउट कर देते थे दूसरी जगह पर, जो कि हमने ऊपर डेफिनेशन देखी ट्रेडर्स की। यही यही डेफिनेशन तो बनेगी ना यहाँ पर, है ना। एक जगह से सामान जहां पर पैदा हो रहा है वहां पर दूसरी जगह पर पहुंच रहा है। साउथ इंडिया बड़ा फेमस था इस टाइम पर। ठीक है, बहुत फेमस था सोने के लिए, मसाले के लिए। सोना मतलब मेटल की बात हो रही है, गोल्ड की। स्पेशली पेपर, जिसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते थे, और बड़े सारे नायाब पत्थर। ठीक है, पेपर, पेपर जानते हो ना क्या होता है पेपर? कैसी मिर्च? ब्लैक मिर्च, है ना, काली क्या कहते हैं, काली मिर्च। ये पर्टिकुलरली ना रोमन एम्पायर वाले काफी ज्यादा, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इस बुक के अंदर, इनिशियल चैप्टर्स के अंदर। ये वाली चीज है ना, आपको पता ही है ना। तो पेपर बहुत ज्यादा वैल्यू करा जाता था रोमन एम्पायर के अंदर, और वहां पर इसको एक स्पेशल टर्म दी जाती थी, ब्लैक गोल्ड। ये आप बचपन से पढ़ रहे हो, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। और इसलिए इसलिए भी ब्रिटिशर्स यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट और स्पेशली जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी ना, वहां पर उन्होंने कॉलोनीज इसलिए बनाई थी ताकि पेपर का व्यापार बहुत अच्छे से कर सके ब्रिटिशर्स, है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो रोम, इटली, ग्रीस वगैरह को यहाँ पर ये पहुंचा सके। इन स्पाइसेस का ट्रेड बहुत हाई स्केल पे लोग ब्रिटिशर्स करते थे ना, याद है। ठीक है, तो ट्रेडर्स कैरी करते थे बड़े सारे गुड्स को रोम तक। ठीक है, रोम तक लेकर जाते थे। समुद्र के रास्ते से अगर लेकर जा रहे हैं तो शिप्स यूज होते थे। लैंड के रास्ते से अगर सामान जा रहा है तो कैरावान्स। कैरावान्स आपको याद है ना, बड़े सारा ग्रुप बनाकर घोड़े, पालकियां, बग्गियों के साथ बड़े महीने लगते थे ना सामान पहुंचने में, लैंड रास्ते, लैंड के सारे, कि जो हमारे इंडिया का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है वहां से ये जाता था, है ना। ये अगर मैं ऐसे करके बनाऊं, मान लो हाइपोथेटिकल मान लो इसको, ये वाला जो इसका पार्ट था, याद आया, ये वाला जो इसका पार्ट था, यहां से कैरी होता था ये, है ना। इस चैप्टर के अंदर हम पूरी प्रॉपर तरीके से रास्ता देखेंगे। मैं एक दूसरा पेन यूज करता हूं। हम पूरी प्रॉपर तरीके से रास्ता देखेंगे कि कैसे प्लेस ऑफ ओरिजिन ए से कोई चीज यूरोप तक, वो मान लो वो जेड लोकेशन पे लोकेटेड है, वहां से जा पा रही है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, आपको एक पता होगा ये कौन सा रूट है जो कि यहाँ से इस जगह से चाइना से कैरी करता हुआ यूरोप तक और यहाँ तक ये जाता था। याद आया, है ना। तो सिल्क रूट पे ट्रेडिंग होती थी ना बहुत ज़्यादा हैवी तरीके से, हैवी ट्रेड। ये चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग बहुत डिटेल में बारीकी से इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो कह रहा है बड़े ऐसे टाइम होते होंगे, देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड। ठीक है, क्योंकि व्यापार इतनी हाई लेवल पर होता कैसे होगा, ये हम कैसे कह सकते हैं। बड़े सारे रोमन गोल्ड कॉइन्स हमें साउथ इंडिया में मिले हैं, तो साउथ इंडिया का व्यापार, इसका मतलब बहुत रोम तक बहुत ज़्यादा हाई स्केल पर फैला था, तभी तो हमें इतने सारे यहाँ पर सिक्के मिले हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, साउथ इंडियंस, साउथ इंडिया के जो व्यापारी हैं वो एक्सपोर्ट करते थे कोई चीज़ें यहाँ पर रोमन एम्पायर के अंदर। यहाँ से सामान आप ऐसा समझ लो, ऐसे 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 करके यहाँ पर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट करेंगे ना, बदले में पे करेंगे। और हमारे पास उस चीज़ का एविडेंस कैसे है कि इन्होंने पे करा? हमें बड़े सारे यहाँ से ना सिक्के मिले हैं, गोल्ड गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, जो कि हमारे लोकल नहीं है, वो रोमन गोल्ड कॉइन्स हैं, वो रोमन गोल्ड कॉइन्स हैं।
तो इस तरीके के जो हजारों की तादाद में जो हमें सिक्के मिले हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेड जो प्रैक्टिस होता था वो बहुत हाई लेवल पे प्रैक्टिस होता था। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, एक पोयम है जो कि ट्रेड के ऊपर है, जो कि इस टाइम में जो भी व्यापार होता था उस पर रिकॉर्ड करी गई है। हमें ट्रेड का एविडेंस ना संगम पोयम्स के अंदर देखने को मिलता है, और ये वहीं से एक पोयम हमारी ली गई है। तो यहाँ पर ये जो पोयम है डिस्क्राइब करती है किस तरीके से सामान जो है वो पुहर में लाया जाता था। पुहर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, प्रीवियस क्लासेस में हम इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, और मैंने तमिलनाडु की एनसीईआरटी में भी इसका क्रिस्टल क्लियर दिखाया था। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट। अब इसने एक हिंट तो दे दी है कि ये जो पोर्ट है ये ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है, कहीं इस जगह पर लोकेटेड है। अगर बता सको तो मुझे बताओ, पुहर कहाँ पर है, कौन सी स्टेट के अंदर है, ये मुझे बताना। और मैंने आपको एक टास्क और दिया था बताने के लिए, आपने वो बताया ही नहीं। कौन सी बात थी वो, कुछ पूछा था ना मैंने आपसे प्रीवियस क्लास के अंदर। हाँ, फर्स्ट कैपिटल ऑफ कुशान, आपने पता करा इस चीज़ के बारे में। क्या था? अच्छा, पेशावर। वो तो पाकिस्तान में है। अच्छा ठीक है, सेकंड मथुरा। ठीक है, पेशावर फर्स्ट, और वो मथुरा कुशान की, इसका मतलब ये कुशाना रूलर्स की जो है पहली कैपिटल ये, सेकंड कैपिटल है। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे ये बताओगे ये जो पुहर है ये कौन सी स्टेट में है करंट टाइम में। ठीक है, उसने एक हिंट तो दी थी कि ईस्टर्न कोस्ट में, तमिलनाडु पक्का। तमिलनाडु, ठीक है। ये ऐसे ही बोल रहे हो तुक्केबाजी, या फिर मतलब पता है? ठीक है, याद है तो आपको इसका मतलब अभी तक। बहुत बढ़िया, ट्रू आईएएस के बच्चे ऐसे ही नाम कमाएंगे। तो यहाँ से जो होता था गुड्स क्या क्या मतलब यहाँ पर आते थे, यहाँ पर देखो, बड़े तेज दौड़ने वाले सुंदर से हॉर्सेस यहाँ पर समुद्र के रास्ते थे, शिप्स में आते थे। और ये वाली बात हमने कर चुके हैं ना, घोड़ों वाली बात। और एक रास्ता भी मैंने आपको बताया था समुद्र में, कि ये जो विंड्स होती हैं, एक विंड्स होती हैं ज्योग्राफी में, याद है मैं काफ़ी अक्सर इसके बारे में आपको बताता रहता हूँ, हॉर्स लैटिट्यूड्स। वो जहाँ से चलती है ना, ज्योग्राफी के अगर आप फोर्थ चैप्टर देखोगे, एयर वाला जो चैप्टर है सेवन्थ क्लास के अंदर, ये विंड्स जहाँ से चलती है ना, है ना, हॉर्स लैटिट्यूड्स, तो उधर बहुत साइलेंस होती है, हवा नहीं होती, तो शिप्स आगे मूव नहीं कर पाती। तो जब घोड़े आते थे कभी कभार, क्या घोड़ों को उठाकर वजन कम करने के लिए शिप्स और बोट्स का क्या करते थे, क्या करते, हाँ घोड़ों को फेंक देते थे समुद्र में, पानी में, है ना, ताकि वजन कम हो जाए बोट्स और शिप्स का, और बोट और शिप्स वहां से आगे कैरी हो सके। याद है ना? तो वहां से टर्म्स निकला था ये जो हम ज्योग्राफी में जिन हवाओं को नाम देते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, उसके बाद बहुत ज्यादा तादाद में बेल्स, मतलब बहुत, मतलब बड़ी बड़ी लड़ियां मान लो आप एक तरीके से, ब्लैक पेपर आते थे कार्ट्स में भर भर कर, मतलब भर भर कर बोरियां आती थी उनकी। फिर जेम्स, और जाते भी थी यहाँ से, मतलब एक तरीके से यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि द, ये देखो ऊपर, गुड्स ब्रॉड इनटू पुअर। ठीक है, जो पुअर में आते था, क्योंकि पहले यहाँ पर पोर्ट के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाएगा सारा सामान, फिर यहाँ से जिस जिस कंट्री जो जो सामान जाना है वो जाता जाएगा। तो पोर्ट के पास क्या क्या आया अभी तक हमने क्या पढ़ा, घोड़े समुद्र के रास्ते से चले आते थे, ब्लैक पेपर का व्यापार होता था, जेम्स और गोल्ड का, ठीक है, जो कि हिमालयाज के अंदर मिलते थे, सैंडलवुड, क्या कहते हैं हिंदी में सैंडलवुड को, क्या कहते हैं, चंदन की लकड़ी। ठीक है, जो कि वेस्टर्न हिल्स में, वेस्टर्न घाट्स में आप यहाँ पर मिलती थी हमें, महाराष्ट्र गुजरात वगैरह के पास वहाँ से। ठीक है, समुद्र के रास्ते से पर्ल्स, पर्ल्स जानते हो ना, मोतियाँ और ये सब जो सी पर्ल वगैरह होते हैं ये। और ईस्टर्न ओशन से कोरल्स, कोरल रीफ्स होती है ना जो ज्योग्राफी में हम लोग और एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ते हैं वो। तो जो यील्ड होती थी गंगा की, और जो क्रॉप्स होते थे कावेरी के, और भी चीज़ें, मतलब ये आपको बता रहा है कि मतलब गंगा में क्या मिलता है आपको, क्या क्या पैदा होता है यहाँ पर, जैसे जो अनाज यहाँ पर पैदा होता था, जो क्रॉप्स मतलब कावेरी के अंदर जो पैदा होते, तो आप ऐसा मान लो गंगा वाली यूपी वाली जगह, तो यहाँ पर वीट, कावेरी मतलब साउथ इंडिया वाली जगह पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा, तो चावल। ठीक है, और कुछ फूड स्टफ श्रीलंका से, पॉटरी म्यांमार से, और दूसरे कुछ रेयर और रिच इंपोर्ट्स यहाँ पर आते थे। तो आप समझ गए इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या क्या होता था इस ज़माने में। ठीक है, कितना हाई लेवल का माल यहाँ पर होता था। क्यों हम इतना डिटेल में इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज वी आर करेंटली डीलिंग विद द टॉपिक ऑफ ट्रेडिंग।
जो उस टाइम पर होती थी, ठीक है, ट्रेडर्स को लेकर आते थे। अब जब ट्रेडर्स आते थे सामान लेकर, सामान बेचकर, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाकर, तो उन्होंने बड़े सारे रास्ते खोज निकाले थे, नए नए समुद्र के रास्ते। जैसे हम कोई बिजनेस करें तो हमें पता लग जाता है ना कि दिल्ली में यार, मतलब जैसे मतलब मान लो कोई बिजनेस कर रहा है, आप सोच कर देखो, आपने किसी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस आपने खोला, आपने गारमेंट्स की फैक्ट्री खोली, या किसी भी चीज़ की आपकी फैक्ट्री है, तो आपको पता लग जाता है ना ये चीज़ यार यहाँ से सस्ते मिलेगी, हमें चाबड़ी बाजार, चांदनी चौक वगैरह यहाँ पर चले जाना चाहिए, तो ये आइटम वहाँ पर बहुत चीप रेट पर मिल जाएगा मुझे। तो आपको नए नए रास्ते भी पता लग जाते हैं, फिर यहाँ से इस गली से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, यहाँ से जाओगे इस रास्ते से निकलोगे, ये वाला रूट लोगे तो जल्दी जल्दी पहुंच जाओगे, है ना। ऐसे ट्रेडर्स जब मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, तो उनको कुछ कुछ रास्ते भी मिल जाते थे जो कि उनकी जर्नी काफी ज्यादा शॉर्ट बना देते थे, जल्दी सामान को पहुंचवाने में, लाने में हेल्प करवाते थे उनकी, ठीक है। और यहाँ पर देखो, समुद्र का रास्ता शुरू से ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रास्ता होता है कि अगर आप सही जगह से ना जाओ तो भटक जाओ। जैसे याद है ना कोलंबस वाली बात, इंडिया आना चाहता था वो अमेरिका पहुंच गया, ऐसा कहा जाता है ना। और वास्को डी गामा अमेरिका जाना चाहता था वो इंडिया पहुंच गया। तो सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट, तो इन्होंने ये कोस्ट को फॉलो करते थे। कहने का मतलब समझो, समुद्र के रास्ते में खो ना जाए, तो ये कोस्ट के रास्ते से ये आते जाते रहते थे कि मान लो कि जैसे मतलब मान लो मुझे ना, मैंने अपनी जर्नी यहाँ से गुजरात से तय करी और मुझे अब बे ऑफ बंगाल पहुंचना है। अब मुझे पता मुझे समुद्र के रास्ते से पहुंचना है, मान लो इमेजिन आप कहोगे कि यहाँ पर तो लैंड के रास्ते से पहुंचा जा सकता है, लेकिन हम एक मतलब आप इमेजिन कर लो कि यहाँ पर मालना इंडिया से होते हुए दूसरी कंट्रीज जाएगा, दूसरे कॉन्टिनेंट जाएगा। तो ये क्या करते थे, जो भी उस कॉन्टिनेंट की जो कोस्ट होती थी ना, उस कोस्ट लाइन को फॉलो करते रहते थे, ऐसे 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 करके, ताकि ये खो ना जाए और फिर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते थे। बात समझ में आई? ठीक है, एक मिनट। अब ये लोग ना जोग्राफिकल कंडीशंस का भी सहारा लेने की कोशिश करते थे, और ट्रेड में जोग्राफिकल कंडीशंस ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स की मदद करी, आज तक करती है मतलब वैसे तो, लेकिन उस टाइम पर क्योंकि जब इतना ज़्यादा क्या मतलब प्लेन्स वगैरह तो बिल्कुल, रेलवेज वगैरह तो यूज़ नहीं होते थे, जब ट्रेडिंग करना इतना मुश्किल था, तो उस टाइम पर व्यापार करना जब बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो उस टाइम पर इन्होंने जो नेचुरल जोग्राफिकल कंडीशंस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती हैं उसका काफ़ी हद तक फ़ायदा उठाया। कैसे, एक एग्जाम्पल देखो, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर है ना अरेबियन सी, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, सही है ना ये, ठीक है। इस जगह पर क्या हुआ, यहाँ पर जो सेलर्स थे, जो नाविक थे, जो मतलब शिप्स वगैरह को, बोट्स वगैरह को चलाते थे, उन्होंने फायदा उठाना स्टार्ट करा मॉनसून विंड्स का, टू क्रॉस द सीज मोर क्विकली। याद रखना, मैं हॉर्स लैटिट्यूड वाली विंड की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पर तो वो चलती ही नहीं है। मॉनसून विंड्स मतलब क्या, बहुत तेज हवाएं जो चलती हैं समुद्र के रास्ते से, उनकी भी डायरेक्शन होती है ना, हमने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो अगर उनको पहुंचना होता था वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, मतलब मान लो कि यहाँ पर ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है मान लो, और ईस्ट अफ्रीका की वो बात कर रहा है ना, तो ये है ईस्ट अफ्रीका। यहां से इनको ईस्टर्न साइड होते होते वेस्टर्न कोस्ट पहुंचना है हमारे सब कॉन्टिनेंट के। कहने का मतलब ये यहां पहुंचना है इनको, यहां पर, ये गुजरात मान लेते हैं, यहां पहुंचना है, ठीक है। तो ये क्या करते थे, इन्होंने अपनी बोट ली ऐसे ये, और हवा इस डायरेक्शन में चल रही होगी डेफिनेटली गुजरात तक पहुंचने के लिए, अफ्रीका से यहां तक ऐसे चल रही होगी, तो इन्होंने अपनी शिप्स को इसके साथ यहां पर लगा दिया, तो मेहनत कम करनी पड़ेगी और उसी रास्ते से शिप यहां तक होते होते पहुंच जाएगी। मतलब आप समझने की कोशिश करो, ए प्लेस से कोई पर्सन चल रहा है उसको, और बी प्लेस यहां पर लोकेटेड है, तो वो ना मॉनसून विंड, एक विंड्स का सहारा लेते थे समुद्र के अंदर चलने वाली हवाएं का, जिसका नाम था मॉनसून विंड्स। अब मॉनसून विंड्स कुछ ऐसे ऐसे चल रही है, तो इसी के साथ, इसी हवा की डायरेक्शन के साथ इन्होंने यहां पर लगा दी अपनी बोट्स और पहुंच गए। मेहनत कम करनी पड़ेगी ना, नेविगेशन आसान हो जाएगा। तो अगर इनको वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट जैसे ईस्ट अफ्रीका या फिर अरेबिया से अगर पहुंचना होता था, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, हमारे वेस्टर्न कोस्ट में पहुंचना होता था, तो ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स का सहारा लेते थे। जैसे इस केस में जो विंड्स है ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं, ठीक है। और शिप्स की स्ट्रक्चर, उसकी बिल्डिंग, उसकी बनावट बहुत अच्छी तरीके से बनाई जाती थी, ताकि वो लॉन्ग जर्नी को कैरी कर सके, लॉन्ग जर्नी मतलब गुड्स की लंबी लंबी यात्राओं में
जो सामान हो वो खराब ना हो, वो बर्बाद ना हो, आराम से जा सके, जिस तरीके से वो बनाया गया था उसी ओरिजिनल क्वालिटी में वो पहुंच सके। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको यहां पर एक चीज दिख रही है कि इस टाइम पर कोस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्यों? कोस्ट है तो वहां पर पोर्ट्स डेवलप होंगे, कोस्ट के मदद से ही वहां पर जो है समुद्रों के रास्ते से, सी रूट से, समुद्र के रास्तों से व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, पोर्ट्स बन रहे हैं, इंपोर्ट हो रहा है सामान का, एक्सपोर्ट हो रहा है सामान का, ट्रेडर्स बहुत हैवी मात्रा में कोस्ट को यूज कर रहे हैं, इवन जो नेविगेटर्स हैं ताकि वो रास्ता समुद्रों का भटक ना जाए वो भी कोस्ट को यूज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कोस्ट की रेलेवेंस इस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, है ना? तो कोस्ट के आसपास जो लोग रहते थे उन्होंने सोचा अब क्यों ना पावरफुल बना जाए, क्योंकि आसपास इसके छोटे छोटे कुछ कुछ विलेजेस होंगे। लेकिन जब आप किसी के विलेज में आके पोर्ट बनाने की बात करोगे, आप अपनी बोट और शिप्स को खड़ी करने की बात कर रहे हो, सामान बार बार आ जा रहा है ना? मैं आपके घर में एक दिन सामान रख रहा हूँ, 2 दिन रख रहा हूँ, 3 दिन रख रहा हूँ, बाद में तो आप मुझसे यही कहने लगोगे ना कि यार रेंट पे मतलब रहने लगो, फिर आप प्रॉपर तरीके से रहने लगो, रोज रोज तो हम नहीं रख पाएंगे, रोज रोज तो हम अलाउ नहीं करेंगे, है ना? तो नए जो किंगडम है अलोंग द कोस्ट ये बनना स्टार्ट हो गए, और नए नए मतलब बनना क्या स्टार्ट हो गया, ये आप ऐसा कह लो कि नए किंगडम्स का इमरजेंस हो गया। क्यों हो गया? कोस्ट की बढ़ती हुई इंपॉर्टेंस की वजह से। देखो इस तरीके के क्वेश्चन ना अटपटे क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि हाउ डिड द राइज ऑफ द रेलेवेंस, हाउ डिड द राइज ऑफ द कोस्टल रेलेवेंस gave birth to new kingdoms along the coast in ancient India। अब ये क्वेश्चन ही अपने आप में इतना हैवी लैंग्वेज का क्वेश्चन है कि किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि लिखना क्या है हमें। यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स में भले ही ना मिले, लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है कि कोस्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ी तो नए नए किंगडम्स भी बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है। तो जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो सदर्न हाफ है, कहने का मतलब है आप ऐसा मान लो कि साउथ इंडिया वाला जो पार्ट है, आपको पता है कि उसकी कोस्ट लाइन काफी लंबी है। जैसे आप यहीं पर देख लो, ये लो, ये कोस्ट लाइन है ना लंबी है, देखो इतनी लंबी कोस्ट लाइन ये ऐसे ही है, देखो, है ना? हमारे साउथ इंडिया की कोस्ट लाइन तो काफी लंबी है। तो इस लंबी कोस्ट लाइन होने के कारण, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी यहाँ पर हिल्स हैं, कुछ प्लेट्यूज हैं, रिवर वैलीज हैं, कितनी सारी साउथ इंडिया से है ना, कृष्णा कावेरी ये सब रिवर जो है वो बहती हैं। तो अमंग्स द रिवर वैलीज जो कावेरी का रिवर डेल्टा है वो काफी ज्यादा फर्टाइल है, बहुत ज्यादा। हमने याद है तमिलनाडु से एक चैप्टर कंप्लीट करा था, तो हमने देखा था अलग अलग जो रिवर साउथ इंडिया से बहती हैं सबकी अलग अलग इंपॉर्टेंस, और हर रिवर के ऊपर एक पोर्ट बना हुआ था, है ना? बाद में वहां पर जो ये जो इंपॉर्टेंट लोग थे वो फिर बाद में उन्होंने किंगडम्स बनाना स्टार्ट करे, और इसी सब रीजंस की वजह से चोला चेरा पांड्या भी मतलब इमर्ज हुए थे, है ना? याद आया? तो जो चीफ्स थे, जो किंग थे, जो इन रिवर वैलीज को कंट्रोल करते थे और जो इन कोस्ट को कंट्रोल करते थे, वही मैंने बताया ना कि सामान आएगा जाएगा तो कुछ लोकल चीफ्स, लोकल राजा वगैरह, ये शुरू शुरू में तो इतने पावर नहीं थे, लेकिन वही वाली बात है ना, मजबूरी मजबूरी का फायदा उठाने वाली बात। मैंने देखा कि आपको भाई मेरी जरूरत रोज पड़ रही है व्यापार करने के लिए, है ना? मैंने आपसे पैसा टैक्सेस वसूलना स्टार्ट करे कि भैया अगर आप हमारे एरिया में, हमारे गांव के समुद्र के तट पर, कोस्ट पर शिप्स वगैरह, बोट्स वगैरह खड़ी करोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा हमें, है ना? तो ये बनते चले गए अमीर और पावरफुल। ठीक है। और संगम लिटरेचर, संगम पोयम्स इनके लिए टर्म मेंशन करती है कि ये जो ऐसे लोकल विलेज चीफ्स और ये जो लोकल किंग्स थे ना, जो कोस्ट का जब डेवलपमेंट हुई, है ना, समुद्र के तटों की जब डेवलपमेंट हुई, तो उसके साथ साथ जब ये पावरफुल बनते चले गए तो उनके लिए टर्म यूज होती है मोबिंदार। मोबिंदार ये एक तमिल वर्ड है, और इसका मतलब होता है, मोबिंदार को एक सिंगल पर्सन को नहीं कहा जाता है, यहां पर इसका मतलब होता है 3 चीफ्स, क्योंकि ये वर्ड यूज करा जाता है हेड्स ऑफ 3, यहां पर आगे देखना, रूलिंग फैमिलीज, इनके लिए वर्ड यूज करा जाता है मोबिंदार। याद आया? हमने तमिलनाडु से करा था इसको, इसलिए मैं आपको बता रहा था चोला चेरा पांड्या के बारे में, है ना? तो मोबिंदार कौन कौन थे? एक चोला, दूसरे चेरास, और तीसरे पांड्यास। हमने तमिलनाडु में भी बहुत डिटेल में करा था, और आप तो ऑलरेडी जानते ही उसके बारे में। ठीक है। ये साउथ इंडिया में काफी ज्यादा, आप ऐसा मान लो कि रूलिंग एलिट फैमिलीज बन गई, इनको काफी ज्यादा फायदा मिला। जो ट्रेडिंग करते थे लोग, जो ट्रेडर्स थे, उनको जो कोस्टल रीजन चाहिए पड़ता था साउथ इंडिया का यूज करने के लिए, तो इस वजह से इनकी फैमिलीज की जो पुरानी जनरेशन थी चोला चेरियास पांड्यास की, उन्होंने कोस्ट की रेलेवेंस को समझते हुए वहां पर अलाउ करा ट्रेड करने के लिए
ट्रेडर्स को, और बदले में ट्रेडर्स कुछ सामान देना, कुछ टैक्सेस देना रेगुलर तौर पर इनको स्टार्ट करा। जब ऐसा स्टार्ट करा तो ये बहुत पावरफुल बनते चले गए, इनके पास पैसा आता चला गया, इन्होंने किंगडम्स बनाए, और इतिहास के अंदर दे आर रिगार्डेड एज वेरी पावरफुल रूलिंग फैमिलीज, ठीक है, जो कि आज से लगभग 2300 साल पहले हमें देखने को मिलती थी। इनमें से ईच ऑफ द थ्री चीफ्स हैड टू सेंटर्स ऑफ पावर, मतलब एक तरीके से आप ऐसा मान लो कि इनका जो कैपिटल था ना, कैपिटल सिटी जो होती थी, इन ये दो जगह से रूल करते थे, मतलब ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना इस बात को। जैसे ये चोला है, चेरा है, पांड्या है, तो इनके भी दो कैपिटल, इनकी भी दो कैपिटल सिटीज, इनकी भी दो कैपिटल सिटीज, ये बोल रहा है, दो सेंटर्स ऑफ पावर थी, एक तो इनलैंड और दूसरी थी कोस्ट के ऊपर। जैसे अगर ये साउथ इंडिया का पोर्शन है, और एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा मान लो यहां से रूल कर रहे हैं चोलास, ठीक है, यहां से चोला से रूल कर रहे हैं, यहां से चेरास रूल कर रहे हैं, यहां से पांड्या से रूल कर रहे हैं, तो एक इनकी कैपिटल होती थी अंदर, यहां पर इनकी कैपिटल, यहां पर इनकी कैपिटल, यहां पर इनकी कैपिटल, यहां पर, और दूसरी कैपिटल जो कैपिटल सिटी यहां पर बनाते थे वो बनाते थे कोस्ट पर, जैसे चोलास की यहां पर, चेरास की यहां पर, और पांड्यास की यहां पर। तो ये हो गई इनलैंड, ठीक है, इनलैंड, और दूसरी वाली कोस्ट पे। तो दो दो कैपिटल सबकी होती थी, एक अंदरूनी जगह पर मेनलैंड सिटी में, और एक कोस्ट पर, इनकी भी इनलैंड कोस्ट, इनलैंड कोस्ट, ये कह रहा है वो आपसे, बात समझ में आई, कोई डाउट? ठीक है, तो इसका मतलब टोटल कितनी सिटी, कितनी कितनी कैपिटल्स हो गई मिलाकर, इन सब की तीनों की मिलाकर, दो प्लस दो प्लस दो कितनी हो गई, 6। तो ऑफ दीज 6 सिटीज, इन सारी 6 सिटीज, चाहे इनलैंड और कोस्टल वाली को मिक्स कर दो आप, तो 6 बन जाएंगी, दो चोला, चेरा, पांड्या, 6 बन गई ना। इन 6 में से दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक थी पूहर, या जिसको हम लोग कहते थे कावेरी पट्टिनम, ठीक है, ये चोलास का पोर्ट था, और दूसरी थी मदुरै, ठीक है, ये पांड्यास की कैपिटल थी। मतलब ये जो 6 है ना, कल आप मुझे दूसरा काम ये भी करके दोगे कि ये इन 6 सेंटर्स ऑफ पावर के आप मुझे नाम बताओगे, कि जो चोलास के जो इनलैंड कैपिटल थी, चोलाचेरा पांड्या की जो इनलैंड कैपिटल थी, यहाँ पर चोलाचेरा पांड्या, हाँ, चोलाचेरा पांड्या की जो इनलैंड कैपिटल थी और जो कोस्टल कैपिटल थी, आप उनके 6 के नाम बताओगे। जब 6 के नाम याद हो जाएंगे तभी तो आपको पता लगेगा ना कि बाकी कौन से नहीं है, है ना। तो आप एग्जाम के अंदर आप ये भी याद रख सकते हो, जैसे अगर आपको वो आए कि आपको वो सेंटर्स ऑफ पावर दे दे, यूपीएससी तो ऐसे सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन वो आपको बोल दे कि इनमें से कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल है, ये आ सकती है स्टेटमेंट ना, जैसे चोलाचेरा पांड्या के बारे में वो पूछने लगा है पिछले 2 साल से, तो ये आ सकता है यूपीपीएससी जैसे एग्जाम से या यूपीएससी में, कि चोलास का सबसे इंपॉर्टेंट जो कैपिटल सिटी थी वो कौन सी थी, तो वो पूहर भी कर आ सकता है, दूसरा नाम उसका कावेरी पट्टिनम। वैसे मैं तमिलनाडु से कर चुके हैं, आपको तो पता ही है, लेकिन और जो लोग सुन रहे हैं मैं उनको भी बता रहा हूँ। और मदुरै है ना, ये पांड्यास की कैपिटल है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप देख रहे हो ना चोलाचेरा पांड्या, अक्सर इनके अंदर लोगों को कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? बताओ, आगे बढ़ सकता हूँ मैं? ठीक है, हाँ, द पोर्ट ऑफ चोलास इस, मतलब ये देखो यहाँ पर आप इसको पूहर कह लो, या फिर इसका दूसरा नाम आप कह लो कावेरी पट्टिनम, ये है चोलास का पोर्ट, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर मदुरै, ये है पांड्यास का पोर्ट। अब आप मुझे एक इंपॉर्टेंट पोर्ट उनका भी बताओगे, मतलब जब आप सर्च करोगे तो आपको पता ही लग जाएगा कौन मिसिंग है यहाँ पर, चेराज ना, हाँ, तो चेराज का आप मुझे बताओगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने कंबाइन करके बस ये बताया हमें कि एक एक का छोड़ो, देखो दो, जो दो आप मतलब जो सर्च कर लाओगे ना 6 के 6, वो 6 के 6 इंपॉर्टेंट तो हैं, दो चोलास के इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोनों कैपिटल सिटी हैं भाई, आउट ऑफ द ऑल कैपिटल सिटीज उन्होंने दो चुनी, तो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट होगी ना, चेरास की दो होंगी, पांड्यास की दो होंगी। वही कह रहा है, उसने क्या करा इस टॉपिक के अंदर, ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर कंबाइन 6 का टॉपिक ले लिया उसने, मतलब ये 6 को कंबाइन कर दिया उसने, कि चोला चेरा पांड्या को, चोला चेरा पांड्या के दो दो कैपिटल सिटीज को कंबाइन कर दिया उसने, यहां पर 6 नंबर ले आया। कह रहा है इन 6 में से दो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो जो दो कह रहा है ना, एक इंपॉर्टेंट है, एक कह रहा है पूहर बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कह रहा है
मदुरई बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एक फैक्ट उसने हमें और बता दिया कि जो पूहर है वो चोलास का है, जो मदुरई है वो पांड्यास का है। बताओ कोई दिक्कत? जो चीफ थे वो रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे। द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, बल्कि वो क्या करते थे, उनके पास पैसा कहाँ से आता था, मतलब ये जो चोला चेरा पांड्या ना रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, मूविंदार रेगुलर टैक्सेस नहीं आते थे उनके पास। ये डिमांड करते थे और इनको गिफ्ट मिलती थी लोगों से। ठीक है, लोग उनके पास गिफ्ट लेकर आते थे। उसके अलावा आप कहोगे आप गिफ्ट तो बहुत इरेगुलर सी चीज होती है, लोग ये थोड़ी यार रोज रोज गिफ्ट देने चले आते हैं, अगर रोज रोज मैं उनको प्रेशर डालूंगा फिर तो वो टैक्स हो गया। तो ये जब मिलिट्री एक्सपीडिशंस में निकलते थे, मिलिट्री एक्सपीडिशन समझते हो ना, बैटल वगैरह लड़ने निकल रहे हैं, सामने वाले मतलब शत्रु को हरा दिया इन्होंने, ठीक है, तो जब ये बैटल पे जाते थे उससे पहले ये ना आस पास के नेबरिंग गांवों से ये ट्रिब्यूट इकट्ठा करते थे कि वॉर होने वाला है, बैटल होने वाली है, हमें उसके लिए चंदा दो। इनके सैनिक वगैरह जाते थे वो इकट्ठा करके रहते थे। ठीक है, कुछ वेल्थ को ये अपने पास रखते थे, बाकी ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अपने सपोर्टर्स में, जो आसपास के मतलब जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं बैटल्स के अंदर, जो छोटे छोटे रूलर्स हैं उनको बांट देते थे। और इंक्लूडिंग अगर इनका कोई रिश्तेदार है जो कि सपोर्ट करने आया है, जिसने अपनी घोड़ा, बग्गी, हाथी, ये सब वॉर में अगर यूज करवाया था, तो अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने सोल्जर्स को। और आपको पता है ना एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया की एक खास बात रही है कि कोर्ट पोएट्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ना। आपने जैसे पद्मावत देखी होगी, दिल्ली सल्तनत एक मेडिवल इंडिया का एक एम्पायर होता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने साथ रखता है ना अमीर खुसरो को, है ना, जब भी वो जाता भी है, जैसे अगर चित्तौड़ पे हमला करने भी जाता है तब भी उसको अपने साथ लेकर जाता है। कोर्ट पोएट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर किसी दिन मैं आपको एक अलग से चैप्टर करवाऊंगा, हमारे कोर्स के अंदर है, मैं अलग से आपको बताऊंगा। ठीक है, बड़े सारे जो पोएट्स थे, मैनी पोएट्स हुज कॉम्पोजिशंस आर फाउंड इन संगम कलेक्शन। ठीक है, जो जैसे अभी हमने देखा ना ऊपर एक पोयम थी संगम पोयम, तो ऐसे और भी तो पोएट्स होंगे जिन्होंने संगम पोयम संगम लिटरेचर के टाइम पे मतलब वो लिखी होंगी। तो ये पोयम लिखते थे। अब ये क्या यार, ये तो जो लाइन बोलने जा रहा हूं मैं, ये तो हर कोर्ट पोएट किसी का भी होगा, तो वो अपने चीफ राजा के प्रेज में ही तो लिखेगा ना, उसको डर रहेगा। आप अगर मेरे घर में काम कर रहे हो तो आप मेरे विरुद्ध जाकर, मेरे अगेंस्ट जाकर क्यों लिखोगे, मेरी तो तारीफ करने के लिए लिखोगे ना, ताकि मैं आपकी सैलरी बढ़ा दूं, आपको सोने की अशर्फियां, डायमंड, ज्वेलरी वगैरह गिफ्ट कर दूं। ठीक है, तो इनका मन में वही रहता था, क्योंकि इसका मतलब ये एक और चीज भी तो है ना यार, ये तो बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है ना, कि इनके जो कोर्ट पोएट या इनके जो हिस्टोरियंस होते थे जो कि राजाओं वगैरह के बारे में लिखते थे, चाहे आप एंशिएंट इंडिया की बात करो चाहे मेडिवल इंडिया की बात करो, कभी कोई एक बात बताओ लिमिटेशंस या कमियां लिखेगा? लिखेगा क्या? नहीं लिखेगा। क्योंकि जब राजा को वो पढ़ के सुनाई जाएगी तो राजा को अच्छा लगे नहीं, मतलब नहीं लगेगा ना इन चीजों के बारे में सुनते कि मेरे अगेंस्ट लिख रहा है, और फिर आपका तो फिर इससे नुकसान ही है। तो एक तरीके से अगर आप कहो कि पूरी तरीके से इम्पार्शियल होकर कोई कोर्ट पोएट या फिर कोई हिस्टोरियंस अपने चीफ के बारे में, राजा के बारे में, चाहे वो एंशिएंट इंडिया हो चाहे मेडिवल इंडिया लिखता हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इनको एक लालच रहता था कि जब हम लिखेंगे अच्छी अच्छी पोएम्स वगैरह कंपोज करेंगे, राजा की तारीफ कर दी, उसको मतलब हवा में चढ़ा दिए, क्लाउड लाइन पे ले गए, तो उनको प्रीशियस स्टोन गिफ्ट मिलते थे, सोना, घोड़े, हाथियां, ठीक है, रथ और फाइन क्लोथ, ये मिलता था, खुशी खुशी में वो दे देते थे। ठीक है, कि जैसे एक कोर्ट पोएट ने पढ़ के सुनाई कि मालिक मैंने आपके लिए ये चीज़ लिखी है, और वो उसको बहुत इंप्रेसिव लगी और उसने ये सब दे दिया। लगभग 200 साल बाद, इस टाइम के 200 साल बाद हुआ क्या, ठीक है, एक डायनेस्टी उभर कर आई। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सातवाहंस। सातवाहंस ये बहुत पावरफुल बने वेस्टर्न इंडिया के अंदर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो सातवाहंस का था वो कौन था, उसके बंदे का नाम था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ठीक है, हमें इस पर्सन के बारे में कि सातवाहन डायनेस्टी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था जिसका नाम था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, हमें इसके बारे में पता चलता है एक इंस्क्रिप्शन से जो कि कंपोज करी गई थी ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। ठीक है, उनका नाम था, उसकी मम्मी का नाम था गौतमी बालाश्री। तो मां का नाम बेटे को मिला, टाइटल मिला एक तरीके से। दूसरे जो सातवाहन रूलर्स थे और ये जो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था, इनको बोला जाता था ये लॉर्ड्स हैं दक्षिण पथ के, साउथ इंडिया के आसपास के ये राजा हैं, लॉर्ड्स ऑफ, यहां पर देखो लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ। ठीक है, अब ये दक्षिण पथ क्या है, इट इज अ रूट विच लीड्स टू साउथ। लेकिन इसका प्रॉपर रूल क्या था, ये तो टाइटल हो गया ना इसके लिए, इसका
प्रॉपर रूल था वेस्टर्न इंडिया में। ये हम देखेंगे थोड़ी क्लासेस बाद कि ये प्रॉपर इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और दक्षिण पथ जैसा कि नाम से पता चला, दक्षिण मतलब साउथ ना, एक तो रूट जो साउथ तक जा रहा है, विच वॉज ऑल्सो यूज एज अ नेम फॉर इंटायर सदर्न रीजन। पूरे साउथ इंडिया को अगर हम लोग बोले तो ये भी कभी कभार हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि ये जो वर्ड है ना दक्षिण पथ, दक्षिण पथ, ये या तो जो रास्ता जा रहा हो साउथ इंडिया की तरफ उसको रिलेट करता है, या पूरे के पूरे साउथ इंडिया को भी आप दक्षिण पथ बोल सकते हो। तो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी क्या करता था, वो अपनी आर्मी भेजता था यहां से ईस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में और सदर्न कोस्ट पे। कहने का मतलब है वो तीनों जगह पर रूल करना चाहता था। जैसे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी यहां से रूल कर रहा है, तो वो वेस्टर्न इंडिया की तरफ, ईस्टर्न इंडिया की तरफ और सदर्न इंडिया की तरफ। जैसे अशोक चक्रवर्ती था ना, तो आपको, तो आप इसे तीन दिशाओं का मतलब वो बोल सकते हो कि इसने तीन दिशाओं में रूल करने की कोशिश करी। कितना सक्सेसफुल इसका रूल था, कितना फेलियर इसका रूल था, ये हम आने वाली क्लासेस में जानेंगे इसके बारे में। लेकिन आई होप आपको आज की डिस्कशन पूरी समझ में आई होगी आराम से। बता दो कोई डाउट है तो बता दो। कल से हम लोग करेंगे स्टोरी ऑफ सिल्क रूट, ये अलग टॉपिक है, हमें टाइम लगेगा, हम करेंगे इसको कल करेंगे, ठीक है। डन। ओके।